वेलकम बैक। ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो हमारा सेल। तो हमारी अगली टॉपिक है वो है सेल। सेल ठीक है। सेल सेल को हम क्या कहते हैं? सेल जीवन की आधारभूत इकाई। सेल को जीवन की आधारभूत इकाई कही जाती है। सेल को जीवन की आधारभूत इकाई कही जाती है, या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर जो सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं, यह जीवों की आधारभूत संरचनात्मक कार्यात्मक या हम कह सकते हैं कि विशिष्ट पारगम्य झिल्ली से घिरी होती है, जो स्वजनन या कह सकते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता हो जाती है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई कहलाती है। कोशिका के अध्ययन करने वाला माने कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। माने कोशिका विज्ञान का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो हमारा साइटोलॉजी विज्ञान कहलाता है। कोशिका का आकार हम कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा होता है। ये लगभग 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 10 लाखवां भाग होता है, या हम कह सकते हैं 10 लाखवां भाग। माने एक मीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1 मीटर 10⁻⁻6 माइक्रोन। माने 1 मीटर इसका टू 10⁻⁻6 माइक्रोन इसके बराबर होता है। इसकी खोज अगर हम कोशिका शब्द की खोज कहें तो कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और इन्होंने यह जो खोजा था कह सकते हैं कि जो कार्क की पतली, इन्होंने अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से एक कार्क की छोटी पतली और मधुमक्खी की छत्ते जैसी स्थिति को इन्होंने देखा था। मधुमक्खी की छत्ते जैसी स्थिति इन्होंने देखा तो उसको इन्होंने सेल नाम दिया या कोशा नाम दिया। और ये जो कोशा होता है ये इसी को बाद में नाम सेल दिया गया। बाद में इसी का नाम सेल दे दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था। कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। इस शब्द और रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किया था। सेल शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने अपनी बुक एक लिखी माइक्रोग्राफिया। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। उसमें इन्होंने इसके विषय में बताया। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका की खोजकर्ता कौन है? कोशिका की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक को माना जाता है। रॉबर्ट हुक माने कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और एक चीज और, जीवित कोशिका की खोज। एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने की थी। ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अगर क्वेश्चन आपसे पूछागा कि जीवित कोशिका की खोज कितनी की, तो जीवित कोशिका की एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने की थी। अब कहा जाए कि कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो कोशिका का सिद्धांत जो यह था स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन व स्वान
स्लाइडेनॉफ स्वान ने दिया था। अब इससे रिलेटेड कुछ और जानकारियां हैं, उस जानकारियों को हम देख लेते हैं कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि कौन से किसने खोजा है, कौन से शब्द किसने खोजा है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो ये सब चीजें हम लोग आगे भी जस्ट पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि खोज, जैसे हमने कहा कि केंद्रक, कोशिका खोजा गया, कोशिका में केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज। अगर केंद्रक की खोज की तो केंद्रक की खोज कोशिका में केंद्रक की रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने। जीव द्रव्य का खोज, जीव द्रव्य का खोज जॉर्डेन। पादप कोशिका की खोज, पादप कोशिका की खोज स्लाइडेन ने की। ठीक, कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवद्रव्य की खोज जॉर्डेन ने और पादप कोशिका की खोज स्लाइडेन ने की। जंतु कोशिका की खोज स्वान ने की। जंतु कोशिका की खोज स्वान ने की। प्रोटोप्लाज्म की खोज, अगर प्रोटोप्लाज्म की खोज की बात की जाएगी तो प्रोटोप्लाज्म मैक्स सुल्ज ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। और गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना ने की थी। क्रोमेटिन धागे की खोज जो थी फ्लेमिंग ने की। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर। पर्णहरित की खोज स्पिंचर। राइबोसोम की खोज की वजह जी पैलेड। लाइसोसोम की खोज की बात की जाए तो किसने खोजा? डिडवे ने या डिडवे। तारककाय की खोज तारककाय की टी बाबेरी। बायोप्लांट की खोज रिचर्ड अल्टमान। देखिए ये सब जितने नाम हैं ये एग्जाम में आपको कंटिन्यू पूछे गए हैं। जैसे पादप कोशिका जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, केंद्रिका की खोज किसने की थी, सेल की खोज किसने की थी, पादप कोशिका की खोज किसने की थी, जंतु कोशिका की खोज किसने की थी, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, गाल्जी काय की खोज किसने की, केंद्रिका की खोज किसने की, क्रोमेटिन की खोज किसने की, गुणसूत्र किसने देखा, पर्णहरित किसने बनाया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारककाय
और टी बायोप्लांट। तो ये सब जो है एग्जाम में आपके बराबर पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखिए क्योंकि ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट माने। अब अगर कोशिका का सिद्धांत की बात की जाए, अगर कोशिका का सिद्धांत, हमने कोशिका पढ़ा, माने कोशिका हमारे क्या होते हैं, जीवन की आधारभूत इकाई, माने जितनी भी हम वर्क करते हैं उसकी आधारभूत इकाई हमारी कोशिका मानी जाती है। अब कोशिका का सिद्धांत, तो कोशिका का सिद्धांत ये है कि जो कोशिका का सिद्धांत ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक 1838 में, जर्मन के वैज्ञानिक 1838 वनस्पति की शास्त्री की एम जे स्लाइडेन इन्होंने की थी और 1839 में थे। और इनके साथ एक और ही जर्मन के विज्ञान शास्त्री थे, विज्ञान साथी, वो 1839 में जर्मन के ही थे। ये भी किसके थे, जर्मन के ही वैज्ञानिक थे। ये जंतु विज्ञान के शास्त्री थे, जंतु विज्ञान के शास्त्री थे और जंतु विज्ञान के शास्त्री थे। और इन्होंने मिलकर, माने थियोडर स्वान के, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। तो हम कह सकते हैं कि स्लाइडेन और स्वान, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया, कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहला कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, माने प्रत्येक जीव का शरीर, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो एक या अनेक, हम कहते हैं प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। यानी प्रत्येक जो जीव होता है उसमें की तो एक या बहुत सी कार्य कोशिकाओं का बना होता है। ये इन्होंने कहा प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है, माने प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। जितने भी जीव हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है, कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्थानीय इकाई है, माने प्रत्येक कोशिका एक स्थानीय इकाई है, या हम कह सकते हैं कि जननात्मक इकाई है। नई कोशिका, इन्होंने कहा कि जो नई कोशिका है किसी न किसी के विभाजन के स्वरूप ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है। नई कोशिकाओं का जन्म किसी न किसी कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का क्या होता है, जन्म होता है। और कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है, कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्यकर्ता के रूप में भाग लेता है, उसमें केंद्रक मुख्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। अब देखिए आधुनिक, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक कोशिका विभाजन, आधुनिक कोशिका विभाजन, आधुनिक कोशिका विभाजन का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये कार्ल पी को कहा जाता है, कार्ल पी। आधुनिक कोशिका जनक का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल पी ने दिया।
कोशिका विज्ञान के जनक अगर कर दिया जाए, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिकाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। हाँ, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि भारत में कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, अगर भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक की बात की जाए तो प्रोफेसर एन के शर्मा, प्रोफेसर एन के शर्मा को आधुनिक कोशिका विभाजन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। कोशिकाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। कोशिका के प्रकार, अगर कोशिका के प्रकार की बात करें तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका के प्रकार, तो कोशिका हमारी दो प्रकार की होती है। जो हमारी कोशिका होती है वो दो, पहला तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका ये हो गया, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। माने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यही जो कोशिकाएं हैं हमारी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को जाना। जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या कहते हैं कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहला होगा कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक की बात की जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, या कह सकते हैं कि केंद्रक विकसित होता है, या हम क्या कह सकते हैं, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये जो कोशिका होती हैं, ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, ये जीवाणु नील हरित शैवाल, नील हरित माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म और आदि में पाया जाता है। माने प्रोकैरियोटिक आपका जीवाणु में पाया जाएगा, नील हरित शैवाल में, और माइकोप्लाज्म इसमें आपके नील हरित शैवाल पाए जाएंगे। और यूकैरियोटिक इसमें ये उच्च पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि उच्च पौधे व जंतुओं में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, और ये जो होती है कोशिकाएं, इनका साइज भी अलग अलग होता है। अगर हम कोशिकाओं की बात करें, अब इसमें कुछ और चीजें हैं प्रोकैरियोटिक में, इनके विषय में जानना जरूरी है, इसको भी हम जान लेते हैं। देखो, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर इसमें केंद्रक नहीं पाया तो इसका मतलब इसमें केंद्रक अविकसित रहता है। माने प्रोकैरियोटिक में केंद्रक, हम कह सकते हैं कि केंद्रक अविकसित होता है,
विकसित होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक अविकसित होता है। और केंद्रक अविकसित होता है, इसमें कह सकते हैं कि केंद्रक कला, केंद्रक कला का भी अभाव पाया जाता है और इसमें केंद्रक कला भी नहीं पाया जाता है। और इसके साथ इसमें डीएनए गोलाकार और नग्न अवस्था में, डीएनए गोलाकार व नग्न होता है। इसमें अगर हम बात करें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है, माने इस डीएनए में, माने प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन और प्रोटीन का अभाव होता है, माने हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र, एक गुणसूत्र पाया जाता है, माने इसमें सिंगल एक गुणसूत्र पाया जाता है, एक गुणसूत्र पाया जाता है, माने कहने का मतलब इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक में हमने यहां लिखा कि केंद्रक अविकसित, माने इसमें केंद्रक हमारा विकसित अवस्था में पाया जाएगा, माने विकसित अवस्था में पाया जाएगा। माने यहाँ जो भी केंद्रक होंगे, केंद्रक कला में, वो विकसित अवस्था में पाया जाएगा। अगर विकसित अवस्था में पाया जा रहा है तो उसमें हिस्टोन और प्रोटीन भी उपस्थित होगा। तो अगला है कि केंद्रक कला का अभाव होता है, इसमें केंद्रक विकसित होता है। हाँ, इसमें केंद्रक कला पाया जाता है, माने केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रक कला पाई जाती है। डीएनए गोलाकार नग्न अवस्था में रहता है, तो डीएनए के साथ इसमें हम कह सकते हैं डीएनए के साथ हिस्टोन और प्रोटीन पाया जाता है या जुड़ा रहता है। डीएनए के साथ प्रोटीन पाया जाता है या कह सकते हैं कि जुड़ा अवस्था में रहता है। इसमें एक गुणसूत्र पाया जाएगा और इसमें कई सारे गुणसूत्र पाए जाएंगे, कई सारे गुणसूत्र पाए जाएंगे। देखिए, इसमें कोशिका का जो विभाजन होता है वह विखंडन से होता है या मुकुलन से होता है, माने यूकैरियोटिक में कोशिका का विभाजन, कोशिका का जो विभाजन होता है वह हमारा मुकुलन के द्वारा होता है। विभाजन मुकुलन के द्वारा होता है और इसमें जो विभाजन होगा, ठीक है, यूकैरियोटिक में जो विभाजन होता है वो समसूत्री या अर्धसूत्री प्रकार से होता है, माने यूकैरियोट में कोशिका का विभाजन समसूत्री या अर्धसूत्री के रूप में होता है। तो अभी तक हमने यही पढ़ा कि जो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती हैं। हमारी जो कोशिका, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, माने प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्म आदि में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं।
यह और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? यूकैरियोटिक उच्च पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक क्या होता है? केंद्रक अविकसित होता है, माने केंद्रक का अभाव होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक कला का अभाव पाया जाता है, इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक कला पाई जाती है। डीएनए गोलाकार व नग्न होता है, और इसमें डीएनए गोलाकार नग्न नहीं होता है, बल्कि हिस्टोन और प्रोटीन के साथ क्या है? हिस्टोन और प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। इसमें एक कोष माने प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल पाए जाते हैं, सिंगल सेल पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में सिंगल सेल्स नहीं, इसमें मल्टी सेल्स पाए जाते हैं। ठीक। और कोशिका का विभाजन, ठीक, यूकैरियोटिक में बात करें जो कोशिका का विभाजन होता है वह मुकुलन, या हम कह सकते हैं कि विखंडन के द्वारा होता है। अब कोशिका के हम पढ़ेंगे भाग या कोशिका की संरचना। जो कोशिका की संरचना होती है, ठीक, कोशिका की संरचना अत्यधिक जटिल होती है। कोशिका की संरचना अत्यधिक जटिल होती है, इसमें अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंतर्गत 3 भाग पाए जाते हैं, माने कोशिका की जो संरचना होती है वो 3 भागों में बटी होती है। कोशिका की जो संरचना होती है वो 3 भागों में बटी होती है। पहला हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति, दूसरा हम कह सकते हैं जीवद्रव्य, और तीसरा रिक्तक्रियाएं। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, और वोकल्स। ये 3 भाग होते हैं, माने कोशिका के 3 भाग पता है। तीनों के जो वर्क होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं। और कोशिका का जो वातावरण होता है, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, और कह सकते हैं दोहरी कोशिकाएं, प्लास्टिक, ये सब इसमें जुड़े होते हैं। और जीवद्रव्य में हम कह सकते हैं कि कोशिका का जीवद्रव्य केंद्रक, और केंद्र में आपका क्या क्या पाया जाएगा? गुणसूत्र पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। और कोशिका द्रव्य में कोशिका झिल्ली में दोहरी कोशिका झिल्ली होगी, एकल झिल्ली की कोशिका होगी, और कोशिकांग होगा, माने अलग अलग होते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कोशिका के भाग की अगर हम बात करेंगे, कोशिका के भाग हमने बताया 3 भाग होते हैं। पहला कोशिका भित्ति हम कहेंगे, या प्लाज्मा झिल्ली, या जीवद्रव्य कला कह सकते हैं। जीवद्रव्य में आपका आएगा केंद्रक आएगा और कोशिका द्रव्य आएगा। और रिक्तिकाएं में आपके 2 पार्ट आपको मिलेंगे, टोनोप्लास्ट और रिक्तिका रस। अब केंद्रक भी हमारा 2 भाग में डिवाइड होता है, एक केंद्रक कला और केंद्रक द्रव्य के। अब कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य भी हमारा 2 भागों में डिवाइड होगा। केंद्रक द्रव्य 2 भाग में डिवाइड होगा। पहला होगा क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका, ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा हमारा। अब केंद्रक कला, अब कोशिका भाग द्रव्य हमारा भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कोशिका द्रव्य भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो पहला पार्ट होगा उपापचयन के कोशिकांग, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, और दूसरा होगा उपापचय की, दूसरा हो जाएगा उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ, ये 2। अब उपापचय के सक्रिय में हम क्या पढ़ेंगे? उपापचय के सक्रिय में हम इसमें हम पढ़ेंगे तारकाय पढ़ेंगे। प्राय ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका में पाया जाता है।
तारक जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक, अंतः प्रदब्बी जालिका, अंतः प्रदब्बी जालिका, अंतर प्रदब्बी जालिका क्या, अगला हम पढ़ेंगे कालजी काय, कालजी काय, कालजी काय बात पढ़ेंगे हम लाइसोसोम, लाइसोसोम को माइक्रोबॉडीज, माइक्रो बॉडीज पढ़ेंगे हम। माइक्रोबॉडीज में हम पढ़ेंगे, इसमें हम 3 चीज पढ़ेंगे। पहला ग्लाइकन ऑक्सीसोम, ग्लाई ऑक्सीसोम, पराक्सीआइसोम, ऑक्सीसोम और स्फोरम, स्फेरोसोम, ये पढ़ेंगे। अब आगे चलेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लवक में हम 3 पढ़ेंगे, हरित लवक, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक और तीसरा पढ़ेंगे वर्णी लवक। ये 3 पढ़ेंगे और इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे राइबोसोम, राइबोसोम। ये इतनी टॉपिक हमको कोशिका के अंतर्गत हमको पढ़ना है। कोशिका के जितने भी भाग होते हैं इसमें उसको पढ़ेंगे। अब उपापचयन के अगर निष्क्रिय, उपापचयन के अगर निष्क्रिय पदार्थ की बात पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। और इसके बाद केंद्रक में हम गुणसूत्र पढ़ लेंगे। क्रोमेटिन जाल में हम पढ़ेंगे गुणसूत्र, गुणसूत्र पढ़ेंगे क्रोमेटिन जाल में, गुणसूत्र, ठीक। गुणसूत्र में हमारा पढ़ेंगे हम डीएनए, आरएनए, ये पढ़ लेंगे डीएनए और आरएनए। चलिए ये हो गया। अब अगर उपापचयन के निष्क्रिय की हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पहला पढ़ेंगे संचित खाद्य पदार्थ, संचित खाद्य पदार्थ। संचित खाद्य पदार्थ में इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा व तेल, प्रोटीन, प्रोटीन और तथा एमाइड, एमाइड्स। ये इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। ये संचित में हो गया। अब इसमें दूसरा हम पढ़ेंगे स्रावी पदार्थ, स्रावी पदार्थ में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। स्रावी पदार्थ में रंग देने वाले पदार्थ, विकिरण और मकरंद, माने रंग देने वाले पदार्थ, विकर, मकरंद, इतनी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे, 3 चीजें। और इसके बाद उत्सर्जी, उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में थोड़ा लंबा रहेगा आपका। उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ में हम पढ़ेंगे एल्कलाइड्स, सुगंधित तेल, ग्लूकोसाइड्स,
गोंद, रेजिन, रेजिन्स, लैटेक्स, लैटेक्स, खनिज क्रिस्टल, खनिज क्रिस्टल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, और इसके बाद टैनिन्स। इतने कोशिका के इतने भाग हैं और इतने भाग को हमको क्या है पढ़ना है। तो इसमें हम पहली हेडिंग चलेंगे। अगर पहली हेडिंग की बात करेंगे तो पहली हेडिंग हमारी होगी कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कौन सी भित्ति होगी? सेल वॉल। अब सेल वॉल की जो डिफिनेशन है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और उसके क्या क्या पार्ट है, क्या उपयोगिता है, कहाँ पाया जाएगा, इन सबको हम देखते चलेंगे। तो पहले हमारी हेडिंग होगी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में अब इसको हम लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, वेलकम बैक। ओम कृष्ण एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज का अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं।